राम राम भाई सारा ने। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक और न्यू वीडियो भाई मैथमेटिकल फिजिक्स की। ये हमारी भाई वीडियो नंबर 6 है। भाई लास्ट वीडियो में हमने आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू की जितनी भी प्रॉपर्टी है भाई वो सारी डिस्कस की थी। फिर आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाई आइगन वेक्टर कि आइगन वेक्टर क्या होता है और हम किन्हीं भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये आज की वीडियो में सीखेंगे। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं आइगन वेक्टर से। देखो भाई हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, मैंने कल बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो वहां से हमने ये एक इक्वेशन निकाली थी कि a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर है 0। ये हमारी इक्वेशन थी। तो यहाँ पर जो हमारा x है भाई वो क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। लेमडा क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है, और x क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। तो हमारे पास जो x होता है वो क्या होता है, x1 x2 xn। अब ये x1 x2 xn क्या होते हैं तो ये भी हम फाइंड आउट करेंगे भाई। तो ये बात हमेशा याद रख रहनी चाहिए भाई कि जो आइगन वेक्टर होता है वो हमेशा कॉलम फॉर्म में मिलेगा भाई। पहली बात तो यही होनी चाहिए कि आइगन वेक्टर हमेशा कॉलम फॉर्म में ही मिलता है, रो फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे। तो भाई ये मैंने एक छोटा सा नोट लिख रखा है कि आइगन वेक्टर ऑलवेज कॉलम फॉर्म में मिलेगा। जितनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यू होंगी, मतलब हमारे पास जितनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यू होंगी उतनी ही x1 x2 की वैल्यू होगी। मान ले अगर हमारे पास भाई आइगन वैल्यू 2 है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 x2 हो जाएगा। अगर हमारे पास आइगन वैल्यू है x1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो आइगन वेक्टर में क्या आएगा, x1 x2 x3 होगा। तो जितनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यू होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू होंगी। तो हमारा ये क्या होता है भाई, आइगन वेक्टर होता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो भाई, तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है भाई। हमारे पास सबसे पहले भाई ये नोट करो कि अगर हमारे पास कोई भी आइगन वेक्टर दे रखा है कि ए बी सी इस फॉर्म में दे रखा है, आइगन वेक्टर क्या है, ए बी सी इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसका जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भाई, हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो हमारे पास प्योर फॉर्म होती है। मतलब अगर जब हम किसी भी नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है भाई। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम किसी भी नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब उसकी प्योरेस्ट फॉर्म हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो हमारे पास ये आइगन वेक्टर है, इसका जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर द रूट मोड ऑफ ए का स्क्वायर, मोड ऑफ बी का स्क्वायर, मोड ऑफ सी का स्क्वायर इंटू ए बी सी। ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई। ठीक है, ये क्या है, एक मैं यही कहूंगा कि एक शॉर्टकट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है नॉर्मलाइजेशन निकालने का। कि अगर हमारे पास कोई आइगन वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है तो उसका नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये होता है भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास भाई 1 2 और 3 तीन मैट्रिक्स दे रखी है भाई, हमें इनकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। और भाई मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको ये आइगन जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये तीनों मैट्रिक्स याद होनी चाहिए, इनकी आइगन वैल्यू भी याद होनी चाहिए, और इनसे जो हमें आइगन वेक्टर मिलेंगे वो भी याद होने चाहिए। ये तो भाई दिमाग में होने ही चाहिए, क्योंकि इन तीनों मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्योरली मैट्रिक्स, जो जिसपे हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का एक पूरा टॉपिक होता है भाई, बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है प्योरली मैट्रिक्स पे, जहां पर हमें भाई ये डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। हम जैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी टॉपिक करेंगे तो जहां पर प्योरली मैट्रिक्स का यूज होगा तो हम वहां पे ये डायरेक्ट यूज करेंगे। वहां पर हमें ये गिवन नहीं होगा कि ये मैट्रिक्स है, नहीं, वहां पर हम इनका डायरेक्ट यूज करते हैं। तो भाई ये याद होनी चाहिए पहली बात तो ये। फिर इनसे जो आइगन वैल्यू मिलेंगे वो याद होनी चाहिए, और इनसे जो आइगन वेक्टर मिलेंगे वो भी याद होने चाहिए। यहाँ पर मैं सोल्व करवा देता हूँ, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे तो वहां पर भाई मैं डायरेक्ट इनका यूज करूंगा। मैं सिर्फ वहां पर एक वर्ड बोलूंगा कि ये हम मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भाई ये याद रखना, ये हमारे पास क्या है, प्योरली मैट्रिसेस है तीनों। इनके आइगन वैल्यू तो भाई तीनों की प्लस माइनस 1 होती है, इसकी भी प्लस माइनस 1, इसकी प्लस माइनस 1, इसकी भी प्लस माइनस 1, वो अब हम निकाल लेंगे। और आइगन वेक्टर भाई इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो भाई, सबसे जो पहली मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1 0 0 -1, 1 0 0 -1। तो ये हमारे पास एक आइगन वैल्यू है, इसके सॉरी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो भाई a 1 0 0 -1 है, इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, a माइनस का लैम्डा i का मोड बराबर है 0। तो a की वैल्यू ये है, तो 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस का 1 माइनस लैम्डा इस फॉर्म में आ जाएगा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -1। ठीक है, तो आइगन वैल्यू तो तीनों की 1 -1 ही होंगी, तो क्या आ जाएगा 1 -1 हो गया। हेंस द आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास दो आइगन वैल्यू है, एक ये है एक ये है, तो हमारे पास आइगन वेक्टर में क्या आएगा, दो ही फॉर्म आएंगी, x1 और x2। ठीक है भाई,
फिर आइगन वेक्टर इक्वेशन देखो भाई क्या होता है, ए माइनस का लैम्डा इंटू एक्स बराबर है 0 हो जाएगा। ए माइनस लैम्डा को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स को हम x1 x2 की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गया भाई। फिर हमारे पास देखो भाई, अब हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू है, 1 और -1 है। एक बार हम लैम्डा बराबर है 1 पुट करेंगे, एक बार हम लैम्डा बराबर है -1 पुट करेंगे। तो जब हम लैम्डा बराबर है 1 पुट करते हैं तो हमारे पास भाई यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी भाई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास अगर मैं रैंक निकालता हूँ, रैंक क्या होते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हो गई भाई, इसमें नॉन जीरो रो, देखो ये तो 0 रो हो गया, ये क्या नॉन जीरो, तो रैंक कितनी हो गई 1 हो गई। अब हमारे पास भाई मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, के बराबर होता है n-r। ये भाई मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, मैं इसको कहता है रैंक मेथड फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले का यूज हम भाई आगे बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे, तो यहाँ पर भाई हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है हम ये फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर यहाँ पर हमारी क्या आ रही है, रैंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, कहीं पर भी अगर हमारा रैंक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम आ जाए, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 है और रैंक कितनी है 1 है, तो रैंक क्या है भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है, तो वहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन मेथड यूज होता है, मतलब रैंक मेथड क्या होता है यूज होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, के बराबर n-r, n की वैल्यू कितनी है 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, r की वैल्यू क्या है 1, रैंक हो गया, तो के वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। मतलब यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन क्या होता है, अपनी मर्जी से लिया हुआ कोई भी सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू अगर 1 आती है तो हम कहेंगे यहाँ पर एक सॉल्यूशन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन निकालने का तरीका, k बराबर है n-r, ठीक है। तो देखो भाई अब ये हमारे पास क्या था 0 0 0 -2 x1 x2 हो गया, तो इसको सोल्व करते हैं जब हम 0 की x1 के साथ मल्टीप्लाई 0 की x2 के साथ, ठीक है। 0 x1 प्लस 0 x2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 x1 माइनस का 2 x2 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया 0 0, यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो देखो 0 x1 प्लस 0 x2 को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 माइनस 2 x2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई भी, ठीक है। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू तो 0 आ गई और यहाँ से हमने भाई फाइंड आउट कर लिया कि एक सॉल्यूशन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई कि एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसलिए x1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ये हमने अपनी मर्जी से सॉल्यूशन माना है भाई, क्योंकि हमारे पास रैंक मेथड से हमें मिला है भाई, ठीक है। तो x1 क्या था x1 x2 ये था, तो x1 की वैल्यू हमने k मान ली, x2 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो नॉर्मलाइजेशन इसका जब हम करेंगे तो क्या होता है 1 में अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला भाई ऐसे याद होना चाहिए, ये वाला हम लगा देंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर ये लगा दिया 1 में अंडर द रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 0, k 0 हो गया, यहाँ से 1/k आ गया, k कॉमन आ गया, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 0 आ गई, ठीक है भाई। ऐसे ही लैम्डा बराबर है -1 पुट करेंगे, जब लैम्डा बराबर -1 पुट करते हैं तो सेम प्रोसेस लगेगा भाई, रैंक कितनी मिल रही है 1 मिल रही है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा k बराबर n-r, k की वैल्यू आ गई भाई 1, मतलब एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस भाई, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 0 0 x, फिर x1 x2 बराबर है 0, इनकी भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x1 प्लस 0x2 0x1 प्लस 0x2 बराबर है 0 0, यहाँ से क्या आ गया 2x1 प्लस 0x2 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर यहाँ से x1 0 आ गया। अब x1 तो 0 आ गया, एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, उसको हमने x2 को हमने क्या मान लिया कि, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है, एक x1 है एक x2 है, x1 की वैल्यू 0 आ गई, x2 को हम k मान लेंगे, तो यहाँ से x2 x1 क्या आ गया x2 x1 x2 0 के नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, 1 में अंडर द रूट ऑफ 0 प्लस k स्क्वायर 0 के 1/k 0 के, यहाँ से 0 1 आ गया, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल आसान हो गया भाई ऐसे। फिर आता भाई हमारे पास देखो हेंस द आइगन वेक्टर 1 0 0 1, तो ये बात रिमेंबर रहनी चाहिए भाई कि हमारे पास जो पहली जो प्यूली मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू है वो तो क्या है +-1 है, और उसके आइगन वेक्टर क्या है भाई हमारे पास 1 0 0 1 है, क्या है भाई 1 0 0 1 है, ठीक है। तो एक भाई हमने कल बताया था कि हमारे पास अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो उनके जो आइगन वेक्टर है वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, और मैंने बताया था भाई कि हम इसको आज प्रूव करके दिखाएंगे। तो भाई एक बार मैं वो जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से प्रूव करके दिखा देता हूँ।
वी नो आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल होते हैं। ये प्रॉपर्टी थी भाई कि x1 डैगर x2 बराबर है 0, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। तो देखो भाई हमारे पास दो आइगन वैल्यू थी, एक है λ1 एक है λ2, ठीक है। तो λ1 की वैल्यू क्या है 1 है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया था वो 1 0 आया था। λ2 की वैल्यू क्या है -1 है, इसके अकॉर्डिंग जो आइगन वेक्टर आया था वो क्या था 0 1 था। तो हमारे पास दोनों आइगन वैल्यू क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं x1 डैगर x2, x1 क्या है 1 0 1 0 का डैगर 0 1। अब भाई हम जब कभी भी डैगर का यूज करते हैं, मान लो अगर हमने क्या किया कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर डैगर का यूज किया तो उस कॉलम मैट्रिक्स को किस में बदल देगी, रो में बदल देती है। अगर रो के ऊपर डैगर का यूज करती है तो किस में बदल देती है, कॉलम में बदल देती है। हमें पता है कि जो डैगर क्या होता है, डैगर होता है भाई हमारे पास कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। कॉन्जुगेट यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू होते तो स्टार्टिंग में कॉन्जुगेट करते फिर उसका ट्रांसपोज करते। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट है नहीं तो सिर्फ ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज क्या करता है, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो गया। 1 0 0 1 इसको सोल्व करोगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। ये भी कल 16 नंबर प्रॉपर्टी थी जो हमने आज प्रूव करके दिखा दी। फिर हमारे पास भाई आता है दूसरी प्यूले मैट्रिक्स से। दूसरी प्यूले मैट्रिक्स क्या है 0 1 1 0। इसकी स्टार्टिंग में आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालो। आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, स्टार्टिंग में आइगन वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस लैम्डा i का मोड बराबर 0। तो 0 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा ये फॉर्म आ जाएगी 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी, लैम्डा बराबर है +-1 आ जाएगी। मैंने पहले बताया था भाई कि तुम्हारे पास तीनों मैट्रिक्स है, तीनों के आइगन वैल्यू +-1 ही आएगी। तो यहाँ पर दूसरी की भी क्या आ गई, +-1 आ गई। तो हमारे पास वही है आइगन वेक्टर निकालने का। दो आइगन वैल्यू है तो दो ही मिलेंगी हमें x1 x2। तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा। वी नो आइगन वेक्टर इक्वेशन क्या होती है a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, ये रही, यहाँ पर पुट कर देंगे और माइनस का लैम्डा i है तो इसको सोल्व करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। इंटू में x की जगह पे x1 x2 आ जाएगा, बराबर क्या है 0 है। अब भाई हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार +1 पुट करेंगे एक बार -1 पुट करेंगे। तो जब हम लैम्डा के +1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर भाई हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसकी रैंक। रैंक कैसे निकालते हैं, देखो भाई हम अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि आइगन वेक्टर निकालो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो और ये कहा गया हो कि आइगन वेक्टर निकालो, तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि भाई हम उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें रैंक क्या मिलता है कि कम मिल जाती है, जैसे हमारे पास ऑर्डर से कम मिल जाती है, तो हम वहां पर रैंक मेथड लगा सकते हैं, मतलब आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ये उसको यूज करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन हो बहुत ही इजीली निकल जाएगा भाई। अगर हम वो सॉल्यूशन ना यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, रैंक निकालेंगे। रैंक का क्या काम होता है, सबसे पहले ये वाला 0 करते हैं। क्या करते हैं, ये वाला 0 करते हैं, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए ये पार्ट 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 प्लस R1, ठीक है। ये भाई हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बनाते हैं भाई, ये हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से कवर कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर देखो भाई यूजिंग R2 प्लस R1, ये हमने रो ऑपरेशन लगाया। रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ से हम देखते हैं कि रैंक कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। अब रैंक 1 है, ऑर्डर 2 है, तो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन आ गया, k बराबर n-r। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हम सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो -1 1 0 0 x1 x2 ये बराबर 0 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। इसको भी 0 के बराबर पुट करो, इसको भी 0 के बराबर पुट करो। जब हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं -x1 प्लस x2 बराबर 0, तो हम यहाँ से पाते हैं कि x1 बराबर क्या है, x2 हो गया। अब एक सॉल्यूशन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि x1 बराबर क्या है, की कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो x1 बराबर क्या है, k है। अगर x1 k पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, k, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से k आ गया। अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 x2, x1 k है, x2 भी k है। नॉर्मलाइजेशन कर दो, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ k² प्लस k² इंटू क्या है, k है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/k। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2k², k हो जाएगा k। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, x1 क्या आ गया 1/√2 1 1 हो गया।
ठीक है भाई। फिर आता है भाई हमारे पास लैम्डा बराबर -1 पुट कर देंगे, सेम प्रोसेस है भाई, कुछ भी चेंज नहीं करना है। लैम्डा बराबर -1 पुट करेंगे, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। लैम्डा बराबर -1 कहाँ पुट होगा, यहाँ पर पुट होगा भाई इस इक्वेशन में। तो जब हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड आउट करते हैं। रैंक के लिए हमें ये पार्ट 0 बनाना पड़ेगा, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से भाई हम बना देते हैं इसको, ये 0 0 आ जाते हैं। जब ये ऑपरेशन का यूज करते हैं हम, तो रैंक यहाँ से हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कितने आ जाते हैं, के बराबर है n-r, 2 - 1 तो 1 आ जाता है। एक सॉल्यूशन मतलब हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 + x2 बराबर है 0 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 बराबर माइनस का x2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो भी एक सॉल्यूशन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। x1 को हमने k मान लिया, तो x2 ऑटोमेटिक क्या हो गया, -k हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। x1 बराबर क्या है, -k, x2 है, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x1 x2, x1 की k है, x2 की -k है। इसका नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन किस में होता है, नॉर्मलाइजेशन मोड करके करते हैं भाई। ठीक है, 1/√k mod ऑफ k का स्क्वायर प्लस में माइनस का k mod ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। के माइनस का के है भाई, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास के कॉमन आ जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर आप कहते हो भाई कि मैं x1 को के नहीं मानूंगा, मैं x2 को के मानूंगा, तो x2 को के मानोगे तो x1 की वैल्यू माइनस का के हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या था, 1 - 1 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 1 आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन सिर्फ फेज को रिप्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, यहाँ पर और नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे कि नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट फेज। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप कौन सा भी ठीक मान सकते हो भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है भाई, सेकंड पॉली मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई। और उसके जो आइगन वेक्टर है वो क्या हो गए, 1/√2 1 1 1/√2 -1 1 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए भाई, उसके आइगन वेक्टर हो गए भाई। फिर आता है भाई हमारे पास थर्ड प्योली मैट्रिक्स। थर्ड प्योली मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, A0 आयोटा -आयोटा 0, ये थर्ड प्योली मैट्रिक्स है भाई। स्टार्टिंग में हम इसके आइगन वेक्टर निकालेंगे, सॉरी आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, a माइनस का लैम्डा i 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, फिर यहाँ से ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फिर हमारे पास लैम्डा स्क्वायर -1 बराबर 0 हो जाएगा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, +-1 हो गई। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि तीनों की क्या होंगी, +-1 ही होंगी। फिर दो वैल्यू है तो आइगन वेक्टर में क्या आ जाएगा, x1 x2 हो जाएगा। आइगन वेक्टर इक्वेशन निकाल देंगे, a माइनस का लैम्डा इंटू x बराबर है 0 आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वही प्रोसेस भाई, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू जो गिवन है ये रही। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ये वाली गिवन है हमारे पास। इसको पुट करेंगे, माइनस का लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0 है, एक्स की वैल्यू x1 हो जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये पार्ट आएगा। फिर लैम्डा बराबर है 1 के लिए हम सोल्व करेंगे तो ये पार्ट आएगा। फिर हमारा क्या काम होता है, हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम ये रो ऑपरेशन लगा देंगे भाई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें रैंक कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है, ये रो ऑपरेशन लगाएंगे भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज होता है रैंक फाइंड आउट करने के लिए। तो रैंक कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कितना हो गया, के बराबर है n-r, के बराबर तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन 1 मिल गया। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो भाई हम अब इसको सोल्व करते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 आयोटा 0 0, x1 x2 बराबर 0 हो गया। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो इस फॉर्म में आ गया। अब एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसलिए मैं क्या मान लेता हूँ कि हमारे पास जो x2 है वो क्या है, k है। x2 अगर k होगा तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा k हो जाएगी। हम यहाँ पर पुट कर देंगे भाई, देखो यहाँ पर हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, x1 बराबर है आयोटा x2, इस फॉर्म में पुट कर दिया। तो यहाँ से x1 क्या आ गया हमारा, x1 x2, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है आयोटा की, x2 की वैल्यू क्या है की। नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 1 में अंडर मोड ऑफ आयोटा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा के है। अब भाई हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, आयोटा का अगर मोड का स्क्वायर है तो ऑलवेज किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। यहाँ से के स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, आयोटा के मोड का स्क्वायर बच जाएगा। तो आयोटा का मोड का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने प्रूव भी करके दिखा रखा है कि कैसे 1 होता है। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो उसका हम क्या करते हैं, मोड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लिखते हैं
जेड का ट्रांसपोज जेड, जेड की जगह पे क्या है आयोटा है, आयोटा का ट्रांसपोज आयोटा, आयोटा का ट्रांसपोज क्या हो जाता है माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 होती है, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो इसलिए हमारे पास अगर जेड प्लस माइनस आयोटा है तो उसका अगर मोड का स्क्वायर करते हैं ऑलवेज क्या आता है +1 आता है। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आयोटा के हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी भाई। x1 कितना आ गया हमारे पास 1/√2 आयोटा 1 हो गया, और लैम्डा बराबर -1 के लिए सोल्व करेंगे। सेम प्रोसेस है भाई, हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम ये ऑपरेशन लगा देंगे। फिर हमारे पास जब हम देखते हैं अभी कि रैंक कितनी मिलती है 1 मिलती है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कितने हो गए 1 हो गए। एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है x1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा x2 हो जाएगा। तो हम एक सॉल्यूशन को अपनी मर्जी से मानेंगे, x2 को हमने k मान लिया, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का आयोटा की हो गई। तो x2 क्या हो जाएगा x1 x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा x1 क्या है माइनस आयोटा की, x2 क्या है की है। नॉर्मलाइजेशन कर देंगे भाई सिंपल प्रोसेस से। 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ माइनस आयोटा के का मोड का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारे पास मोड का आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा के बच जाएगा, के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा की अपॉन की है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई। तो ये भी रिमेंबर रहना चाहिए कि जो थर्ड हमारे पास पोलियो मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू है वो है हमारे पास +-1, और जो आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास 1/√2 आयोटा 1/√2 माइनस का आयोटा 1। तो हमारे पास ये 3 पोलियो मैट्रिक्स थी भाई, और तीनों के हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल लिए भाई। ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए भाई। हम मैथ में जो क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पर हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो हमारे पास थोड़ा सा और देख लो भाई, हमारे पास क्या है कि आइगन वेक्टर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं भाई उनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है उसके डायगोनल एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। आइगन जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल वैल्यू है वो ऑलवेज उसके डायगोनल एलिमेंट ही होंगे। और अगर उसके आइगन वेक्टर पूछे जाए तो आइगन वेक्टर हमेशा इस फॉर्म में मिलते हैं भाई। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो उसके जो हमारे पास आइगन वेक्टर होंगे वो होंगे 1 0 0 1। अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो उसके जो आइगन वेक्टर होंगे वो होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो हम उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऐसे होंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। हमारे पास जितनी आइगन वैल्यू होंगी, अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू होंगे, उसके लिए हमें x1 और x2 मिलेगा। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू होंगी, उसके लिए हमें x1 x2 x3 मिलेगा। 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 4 आइगन वैल्यू होंगी, उसके लिए हमें x1 x2 x3 x4 मिलेगा, ठीक है भाई। फिर आता है भाई हमारे पास ये कहता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो इस मैट्रिक्स के। तो भाई सेम प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहले तो भाई इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। हमने जो प्रॉपर्टी की थी उस मेथड से हमने कहा था कि अगर सारे एलिमेंट हमारे पास यूनिट होंगे तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी n 0 0 होगी। n क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 3x3 है तो इसकी जो आइगन वैल्यू हो जाएंगी वो होगी 3 0 0, ठीक है भाई। फिर हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास जितने आइगन वैल्यू होंगी उतनी ही हम x1 x2 x3 की वैल्यू लेंगे। तो 3 आइगन वैल्यू है तो 3 ही वैल्यू आएंगे x1 x2 x3 की, ठीक है भाई। तो यहाँ से भाई फिर हमारे पास आइगन वेक्टर इक्वेशन लगा देंगे a माइनस लैम्डा इंटू एक्स बराबर है 0। तो एक बार लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर भाई देखो डीजनरेसी आ रही है। डीजनरेसी मतलब सेम आइगन वैल्यू, ठीक है। सेम आइगन वैल्यू क्या होती है हमारे पास डीजनरेसी कहते हैं हम उसको। तो हम देखते हैं भाई कि सेम आइगन वैल्यू के ऊपर भी हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं। मान लेते हैं कि एक बार लैम्डा 2 को हम 0 पुट करेंगे तो हमें आइगन वेक्टर डिफरेंट मिलेगा। लैम्डा 3 को जब हम 0 पुट करेंगे तो आइगन वेक्टर डिफरेंट मिलेगा। तो कैसे मिलता है भाई देखो इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि आइगन वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास a माइनस लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू ये हो गई भाई, ठीक है। और यहाँ से माइनस का लैम्डा आई करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेंगे। फिर आगे देखो भाई ऐसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो भाई लैम्डा बराबर है 3 पुट कर लेते हैं। एक बार जब लैम्डा बराबर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। यहाँ से जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा। देखो भाई मैंने बताया था आपको कि हमारा जो सबसे पहले काम है वो क्या होता है रैंक फाइंड आउट करना होता है। कि हम क्या कर लेते हैं रैंक को फाइंड आउट करेंगे। रैंक फाइंड आउट करेंगे तो
अगर हमारे पास हमें एक या दो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो उसको निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखो इस पार्ट में रैंक फाइंड आउट नहीं की, मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ कि हम इस मेथड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। फिर मैं इसको रैंक मेथड से भी सोल्व करके दिखाऊंगा कि देखो हम रैंक मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो भाई कि हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन से हम कोई भी 2 इक्वेशन उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया भाई, ये 2 इक्वेशंस उठा ली। यहाँ से जब हम इन 2 इक्वेशंस को सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ। ऊपर आता है x1 माइनस बराबर माइनस का x2 बराबर है x3, यहाँ पे माइनस का x2 यूज होता है। ठीक है, माइनस साइन यूज होता है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जब हम x1 के लिए सोल्व करते हैं तो इसको दबा लेते हैं भैया ऐसे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो भाई जब मैंने इसको दबा लिया और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 1 माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 क्रॉस माइनस 2, 1 क्रॉस माइनस 2। जब हम इसको सोल्व करते हैं x2 वाले को तो इसको दबा लेते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। जब हम x3 को सोल्व करते हैं तो इसको दबा लेते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ से देखो भाई 3 से 3 से 3 से तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो x1 की वैल्यू आ जाएगी, x2 के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो x2 की वैल्यू हो जाएगी, x3 के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, x3 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास x1 x2 x3 था, तो वो तीनों की 1 1 वैल्यू हो गई। इसका नॉर्मलाइजेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 हो जाएगा 1/√3 1 1 1 हो गया। ठीक है, और अगर हम रैंक मेथड से सोल्व करें भाई, तो रैंक मेथड से कैसे सोल्व होगा, देखो रैंक मेथड से सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले हम रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं। भाई ये हम जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट से लास्ट वीडियो थी हमारे पास, हम उसमें फाइंड आउट कर चुके हैं कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वहां से भाई एक बार आप अच्छे से देख लेना कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने बताया था सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। तो ये हमारे पास रो ऑपरेशन है भाई, इनका यूज करके हमने ऐसे वहां से मैट्रिक्स रैंक फाइंड आउट की थी। तो जब हम ये जो अप्लाई करते हैं, हमने ये दो तो 0 बना दिए रो ऑपरेशन का यूज करके, अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम ये रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो हम देखते हैं भाई कि हमारे पास नॉन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो सिर्फ 2 है, 1 और 1 2। ठीक है, तो रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमारे पास ऑर्डर 3 है, रैंक 2 है, तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। मतलब एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो भाई जब हम इनको सोल्व करते हैं, फिर बचा हुआ जो भी सिस्टम है उसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 0 0 ऐसे करके हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल रही है, एक इक्वेशन ये मिल रही है और एक इक्वेशन ये मिल रही है। दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन मिल रही हैं भाई। एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, तो हमने x3 को k मान लिया भाई। x3 को k हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से हमें x2 की वैल्यू मिल गई भाई। x2 की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, k मिल गई। x3 और x2 की इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो यहाँ से x1 की वैल्यू भी क्या मिल गई, हमें k मिल गई। तो x1 क्या होता है, x1 x2 x3 होता है, k हो गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/√k², के यहाँ से हमारे पास इसका नॉर्मल, ये हमने नॉर्मलाइजेशन किया भाई। ऐसे क्या किया हमने, नॉर्मलाइजेशन। तो 1/√3 के कॉमन आ जाएगा, कट हो जाएगा, 1/√3 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई रैंक मेथड से। फिर आता भाई हमारे पास लैम्डा बराबर है 0। अब देखो भाई हमारे पास जो 2 वैल्यू 0 है, ठीक है, 2 क्या है, 0 है। तो हमारे पास 2 0, तो हमने कहा कि डीजनरेसी है। ठीक है, अगर हमारे पास डीजनरेसी का केस बन रहा हो तो विदाउट रैंक मेथड हम उसे सोल्व नहीं कर सकते। मतलब डीजनरेसी के केस में तो हमें 100% रैंक मेथड लगाना ही पड़ेगा भाई। विदाउट रैंक मेथड हम डीजनरेसी को सोल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है भाई, तो जब हम लैम्डा बराबर है 0 पुट करते हैं, ठीक है, लैम्डा बराबर को 0 पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ से भाई हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक के लिए इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। रो ऑपरेशन लगाया, तो हमें जब रो ऑपरेशन लगाया तो हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से रैंक कितनी है, 1 है, क्योंकि एक ही नॉन जीरो रो है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कितनी मिल गई, 2। मतलब 2 सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं।
तो यहाँ से भाई हम सोल्व करते हैं आगे। जब हम सोल्व करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर है 0। ये एक इक्वेशन हमें मिल गई। यहाँ से देखो भाई दो सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ x3 को k1 मान लेता हूँ, x2 को k2 मान लेता हूँ, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ इंटू k1 प्लस k2, ठीक है, माइनस इंटू में k1 प्लस k2 आ गई। तो हमारे पास जो x है वो क्या आ गया, x1 x2 x3 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया भाई, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास अब दो वैल्यू है भाई, लैम्डा बराबर 0 क्या है, दो वैल्यू है। लैम्डा बराबर 0 की क्या है, कितनी वैल्यू भाई हमारे पास, दो वैल्यू है। तो एक हमें लैम्डा 2 बराबर है 0 पुट करना है, एक में हमें लैम्डा 3 बराबर है 0 पुट करना है। अब हमारे पास जो हमें आइगन वेक्टर मिला वो k1 और k2 की फॉर्म में मिला है। तो जहां पर भाई हमारे पास जो डिजनरेसी का केस होता है उसमें हम वैल्यू कैसे लेते हैं k1 k2 की। देखो भाई हमारे पास जो k1 k2 वो है आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन। आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन का मतलब है कि आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। जो मोस्ट पॉपुलर केस है भाई उसमें हम k1 को 1 मानते हैं और k2 को 0 मानते हैं। लेकिन अगर हमारा केस भाई डिजनरेसी का हो, क्या हो, डिजनरेसी का हो, तो हमें k1 और k2 को इस तरह मानना होता है कि हम उनको क्या कर सके, इंटरचेंज कर सके। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, अगर k1 लैम्डा 2 के लिए k1 1 है k2 0 है, तो लैम्डा 3 के लिए k1 0 हो जाएगा k2 1 हो जाएगा। या ऐसे मान लो लैम्डा 2 के लिए अगर k1 बराबर 1 है k2 बराबर -1 है, तो लैम्डा 3 के लिए क्या हो जाएगा, k1 -1 हो जाएगा, k2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। या ऐसे मान लो k1 1 है k2 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k1 2 हो जाएगा k2 1। मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी मानो, लेकिन डिजनरेसी केस में ऐसी इस तरह लो कि इंटरचेंज हो जाए, क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो हम जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो सिंपल भाई सीधा पुट करो, k1 को 1 पुट कर देते हैं। ये मेथड हमने ले लिया, k1 को 1 ले लिया, k2 को 0 ले लिया। यहाँ पर लैम्डा 3 के लिए k1 को 0 k2 को 1, तो सीधी सी वैल्यू भाई पुट करो। सबसे पहले हम ये पुट करते हैं भाई, ये वाला, ये जब पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ से जब हम नॉर्मलाइजेशन करके सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट मिल जाएगा भाई, x2 ये मिल गया। फिर हम लैम्डा 3 के लिए क्या मान लेते हैं, k1 को 0 मान लेते हैं, k2 को 1 मान लेते हैं, तो x3 मिल जाएगा। x3 के जब हम सोल्व करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करके सोल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें भाई तीनों के लिए आइगन वेक्टर मिल गया। लैम्डा 1 जब 3 था तो इसके लिए आइगन वेक्टर ये मिला। लैम्डा 2 बराबर 0 तो उसके लिए आइगन वेक्टर ये मिला। लैम्डा 3 बराबर 0 तो उसके लिए आइगन वेक्टर ये मिला। मतलब ये देखो भी कि सेम आइगन वैल्यू के लिए भी हमें डिफरेंट डिफरेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं या डिफरेंट डिफरेंट आइगन स्टेट मिलती है। ठीक है भाई, तो ये वीडियो भाई यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है भाई। तो बचा हुआ जो पार्ट है भाई वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अपने नोट्स से बनाओ, अगर कुछ भी समझ में ना आए भाई तो कमेंट कर सकते हो, और भाई अच्छे से तैयारी करो। ओके दोस्तों।